नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमर्त्य चौबे हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। राष्ट्रीय सवाल जो है ये था, एक समय याद होगा आपको कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज राष्ट्रीय सवाल यह है कि भाई जेएसएससी सीजीएल क्या झारखंड सरकार रद्द कर सकती है? मंत्री कह रहे हैं, सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि ये मामला चूंकि विचाराधीन है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह पर आपने बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर भी किया। सर एक बार कानूनी पड़चनों के बारे में जो है, कानूनी जो इसमें पेचीदगी है उनको समझने के लिए हम आज बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या संभावना है? पहले तो जोहार सारे दर्शकों को मेरे ओर से। अगर हम देखें जेपीएससी और जेएसएससी का सिलसिला अभी तक 2026 तक, तो अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान से आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बना। अब ये एग्ज़ाम ले रहा है आपका 2000 से ले रहा है। 2000 से 2026 तक मोरलेस जितना भी एग्ज़ाम लिया है, कम ज़्यादा सारा ही कोर्ट के घेरे में गया हुआ है। अब आपका आता है जेएसएससी। जेएसएससी आपका बना हुआ है 2008 के एक्ट से। उसके बाद जेएसएससी अपना सिलसिला अभी तक ले रहा है। गड़बड़ी कहाँ से है इन दोनों में? जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जेएसएससी में भी, जेपीएससी में भी, तो ये जो आउटसोर्सिंग है इन लोगों को कंप्लीट पावर दे दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी को ओएमआर, सपोजिटली ये एजेंसी है ओएमआर शीट, ये एजेंसी है ये स्कैन करेगा, सबका एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बांध दे तो करीब ये सुलझ सकता है, रुक तो नहीं सकता है क्योंकि करप्शन मोरलेस आपका कहीं ना कहीं वो अलग ही हिस्सा है, तो रुक तो नहीं सकता बट कम हो सकता है। अब देखिएगा कि जो पावर है, टीडीपीएल नामक एक संस्था जो कि उत्तर प्रदेश में बैन ब्लैकलिस्ट है, यहाँ के संस्था जेएसएससी द्वारा ब्लैकलिस्ट है। अब जब जेपीएससी ये टेंडर इनको दे रहे थे तो क्या ये सब उनके मतलब मद्देनजर नहीं आया होगा? अब जो जेएसएससी, जैसा आपका सवाल पे आते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का क्या है, रद्द हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जेएसएससी सीजीएल जो एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट था, वो बहुत अच्छा जजमेंट था। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बोला गया वेल डिफाइंड जजमेंट। अब इस जजमेंट में देखिएगा तो कुछ कैटेगरी में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ कैटेगरी में बांधा है उस जजमेंट को। अब जैसे इस पे सारा मोरलेस ज्यादातर जिम्मेवारी गवर्नमेंट पे डाल दिया गया है कि गवर्नमेंट आप अपना हिसाब से देखिए इन्वेस्टिगेशन एसआईटी। अब जब एसआईटी टीम मेरा सीआईडी है जो कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही है और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ही वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है पार्शियलिटी होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। अब रद्द करने का जहां सवाल आया, तो अगर जब तक फ्रेश ग्राउंड, न्यू ग्राउंड, कुछ बहुत पक्का सबूत की इन्वेस्टिगेशन में इनलीगैलिटी हो रहा है, उसके बियॉन्ड सरकार ही कर सकता है इसको, तो चाहे तो कर सकता, मतलब सरकार के पास ये ऑथोरिटी है ऑथोरिटी कर सकता। जैसे मैं मतलब कॉमन, मैं एक नेचुरल जस्टिस की बात करूं, कोर्ट के प्रावधान को एक बार इतर रखते हैं। नेचुरल जस्टिस के जब आधार हम बनाते हैं सर, तो हमने देखा कि सीआईडी की जो जांच रिपोर्ट है, सीआईडी की जो जांच रिपोर्ट है, अभ्यर्थियों का दावा है कि सीआईडी ने अधूरी जांच रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट के सामने रखी। जो सीआईडी की जो जांच रिपोर्ट है, जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है, सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना है कि लगभग 120 प्रश्न ऐसे थे, 132 उत्तर रटवाए गए थे और उसमें से 120 उत्तर उसमें भीड़े थे और इसको आप गेस नहीं कह सकते। सीआईडी ने पैसे के लेन देन का भी, इसमें जो मनी का ट्रेल है उसको भी फॉलो किया है और अपनी जांच रिपोर्ट में डाला है। लेकिन जब हाई कोर्ट इस मामले को का फैसला सुना रहा था, तो हाई कोर्ट से इन मामलों को छिपाया गया, अधूरी जांच रिपोर्ट वहां की गई। सीआईडी ने बहुत, मतलब चूंकि उस समय झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे और अनुराग गुप्ता बहुत ही तेज खोपड़ी आदमी, कोर्ट के दाव पेच को जानते हैं। जब जब सुनवाई होनी थी, हर सुनवाई से एक दिन पहले एक गिरफ्तारी होती थी, चाहे वो आईआरबी के जवानों की गिरफ्तारी हो, आप इसको क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्रोनोलॉजी, चाहे वो संतोष कुमार मस्ताना जो विसल ब्लोअर थे उनकी गिरफ्तारी हो,
हर सुनवाई से पहले गिरफ्तारी होती थी और हर सुनवाई में सीआईडी बोलता था कोर्ट में कि द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच खारिज करने के पीछे जो कारण उसने लिखा वो ये लिखा है कि सीआईडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हर बार सुनवाई से ठीक एक दिन पहले कोई गिरफ्तारी होती थी, सीआईडी जाकर के बोलती थी, माननीय कोर्ट ने कहा कि हाँ सीआईडी तो गिरफ्तारियां भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। अब पॉइंट देखिए, जस्टिस जो है वो पेपर लीक के आधार पर है जो फैसला है। यहां पर पेपर लीक नहीं, यहां पर उत्तर रटवाए गए। मान लिया किसी मर्डर केस में जब आप किसी को कन्विक्ट करवाते हैं, मैं कहीं गलत हूं तो बताइएगा, मैं आपकी तरह लॉ का जानकारी, तो उसके पास हत्या करने की एक वजह होनी चाहिए, जो हत्या कहाँ इंटेंशन मोटिव होना चाहिए, हत्या जिससे चीज से की गई वो चीज मिलनी चाहिए, और वो हत्या जिसकी हुई है वो डेड बॉडी भी मिलनी चाहिए, तभी ये पुख्ता होता है हाँ भाई हत्या हुई है। अब यहां पर क्या है, मोटिव तो था कि पेपर लीक है, ठीक है, कि मतलब उत्तर रटवाएगा, बॉडी नहीं मिली, क्योंकि प्रश्न पेपर लीक की मामला था, यहाँ पेपर लीक उत्तर रटवाएगा। तो हाई कोर्ट ने फैसला उसी आधार पर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नहीं, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही न्याय दिया। तो ऐसे मामलों में क्या छात्रों के पास अब कोई ऑप्शन बचता है? देखिए, जहां तक ऑनरेबल हाईकोर्ट का जजमेंट इस पीआईएल को लेकर है, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा, अगर जो आदमी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको लगता है कि ये शंका के दायरे में आते हैं, उसको आप हटाइए, ट्रेस कीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे कंक्लूड करने का था, आपको 6 महीने का डायरेक्शन था, अभी भी क्या स्टेटस को है वो तो अभी तक प्रेजेंट स्टेटस पता नहीं है, बट 6 महीना का डायरेक्शन था ड्यूरिंग जो भी अपना वो जजमेंट का पार्ट है। अब देखिए, जजमेंट जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया ये बहुत मद्देनजर रखते हुए दिया, क्योंकि झारखंड में जो आपका जो जेसीसी सीजीएल के द्वारा पद भरे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयर के द्वारा अभी काम अभी लिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र में भी लिखा गया। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग को जब सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, अगर ट्रेसेबल, गवर्नमेंट को अपना हिस्सा आपका सीआईडी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन अच्छा करवाना होगा, तभी कुछ नतीजा निकल पाएगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। अब आते हैं पहले पे जहाँ पे हम रुके थे, वहां पे कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे कोर्ट के निर्धारण में था कि यहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयर का संख्या बन रहा, अगर 10 साल हो जाएगा तो आप रेगुलराइजेशन मांगिएगा, ये भी एक केस, तो केस भी बढ़ रहा है ना हाईकोर्ट के सामने। तो हाईकोर्ट को ये देना पड़ा कि अगर ये केस, अगर ये सब्जेक्ट मैटर पे कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हम दोनों पक्ष को बैलेंस कर पाए, वेल डिफाइंड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको मिलता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि कोई भी आदमी अगर ट्रेस हो पा रहा है कि वो इलीगल मेथड से गया है, तो उसको आप ट्रेस कीजिए और उसको निकालिए वहां से। तो ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन आपका, इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट पे है कि वो फेयरली करवाए। अब क्या ना, सवाल तो यही उठना चाहिए ना कि स्टेट इंस्टीट्यूशन और एक स्टेट रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, स्टेट का इंस्टीट्यूशन हेड आपका इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन और रिक्रूटमेंट का जैसे जेपीएससी, ये क्या बैलेंस कर पाएगा एक दूसरे को? कहीं ना कहीं पार्शियलिटी तो रहेगा ही, मोरलेस ये सोसाइटी का पार्ट ही है। इसमें मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं, अब जैसे सीआईडी ने अपनी जांच जो अब तक हाई कोर्ट के सामने रखी थी, तो उसके आधार पर सीजीएल में कोई गड़बड़ी प्रतीत नहीं होती। अभी सीआईडी ही उस मामले की जांच कर रही है। जो अभय तिवारी पकड़ा गया, उस अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने कबूला है कि भाई जेएसएससी सीजीएल में बोकारो में उसने पेपर लिखवाए, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, 6 महीने के अंदर क्लोजर रिपोर्ट देनी है। क्लोजर रिपोर्ट अगर नहीं भी देती है सीआईडी, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार के अधीन है, छात्र जो है सीआईडी पर भरोसा खो चुके हैं, आप समझ रहे क्यों? पहले वो कह रही थी कि कोई गड़बड़ी नहीं, अब अभय तिवारी ने वो पूरा मसला खोल दिया। तो अब छात्रों के पास क्या ऑप्शन बनता है? मतलब अगर सीआईडी अपनी क्लोजर रिपोर्ट नहीं देगी तो क्या छात्र बिल्कुल एकदम शक्तिविहीन है, उनके सामने कोई शक्ति नहीं बचती, कोई ऑप्शन नहीं बचता, ऑप्शनलेस है? देखिए, जैसे छात्र के पास अभी क्या ऑप्शन है छात्र लोग के पास कि रिक्रूटमेंट, एक तो इन्वेस्टिगेशन, बहुत हाईकोर्ट का हम लोग के पास जजमेंट है। अब उस हाईकोर्ट के जजमेंट को आप अगर चैलेंज करते हैं तो बहुत सारा चीज है कि जो आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। एज ए लेमैन हमने बात करा है, क्योंकि
ऐसे आप हाईकोर्ट के जजमेंट को नहीं चैलेंज कर सकते। उसमें साफ साफ आपका जो और रेशियो डिसिडेंडी लेट किया, रेशियो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने लेट किया है, उसमें साफ साफ बोल दिया है कि जो भी आदमी आपका ट्रेस होगा तो मास स्केल में हुआ है। यहां तक कि आप इन्वेस्टिगेशन को यहां पे भी पॉइंट आउट कर सकते कि अभय तिवारी जो कि जेएसएससी सीजीएल में वो मेरिट लिस्ट में था, उसका नाम वहां पे इन्वेस्टिगेशन उस दौरान इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, तो इससे भी आप एक लगा सकते हैं पार्शियलिटी कि किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, किस फेयरनेस से इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एक प्रभाव बन ही जाता है। दो स्टेट का बड़ा इंस्टीट्यूशन कभी भी एक रहेगा, बैलेंस रहेगा मोरलेस। तो वो छात्र लोग के पास ये है कि गवर्नमेंट से अगर उन लोग निकाल पाए अपना मांग, अगर और पुख्ता कर पाए इस मांग को, तो ही एक कोई राह बनता है। बट कोर्ट के मद्देनजर जैसी सीजीएल का तो हम नहीं बोल सकते, बट टीडीपीएल द्वारा जितना भी है वो एक संख्या में लाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। बट ये वाला जैसी सीजीएल वाला मुद्दा कोर्ट के थ्रू फाइनलिटी में है और अच्छा जजमेंट है। अब इसमें एक और पॉइंट मैं मतलब टेक्निकल बात, टीडीपीएल की जैसे हमने बात की, टीडीपीएल के लिए काम करता था मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी, जो पकड़ा गया। अब समझिएगा इस चीज को, अभय तिवारी ने जेपीएससी के पेपर तो बेचे, ये तो अब पब्लिक डोमेन में आ गया, सब कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि उसने खुद की नियुक्ति इसमें नहीं करवाई, खुद की नियुक्ति उसने जेएसएससी सीजीएल में करवाई है। मतलब आप अगर टीडीपीएल की जांच करवाते हैं हाई कोर्ट में, टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाओं को चुनौती देते हैं, तो डायरेक्टली जेएसएससी सीजीएल के लिए आप जांच के लिए जा सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी संभावना बनती है कि कोई एक ऐसी पीआईएल कोर्ट में की जाए जिसमें टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाओं को अगर जांच के दायरे में लाया जाए, तो ऑटोमेटिकली जेएसएससी सीजीएल की भी परीक्षाएं जांच के दायरे में आ सकती हैं? जरूर। अगर देखिए, वही हम बोले शुरू में, आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि फ्रेश ग्राउंड, नया ग्राउंड, अगर इन्वेस्टिगेशन में हमको दिखता है कि ये इन्वेस्टिगेशन मोरलेस पूरा फ्लॉ है, गलत है, कानून के मद्देनजर जो छुपाया जा रहा है चीज, क्योंकि पैटर्न ही नहीं मैच कर रहा है, तो आप एक माननीय कोर्ट के न्यायालय में जा सकते हैं, शरण में जा सकते हैं, बोलते हुए कि आपने जो ऑर्डर पास किया उसका तौहीन हो रहा है, उसका तौहीन हो रहा है माय लॉर्ड्स, कि ये जो आप आदेश दिए थे गवर्नमेंट में। क्योंकि मोरलेस देखिए, कोर्ट तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन का दिन भर में पार्ट बन पाएगा, वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट में ला के देगा वही होगा, ऐसा बात नहीं है। हम अगर आप सीबीआई से भी करवा लेते हैं, बेस्ट आपके पास ऑप्शन क्या है कि कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के निगरानी में, माननीय कोई रिटायर्ड जस्टिस के निगरानी में अगर ये हो तो सबसे अच्छा पार्शियल होगा। क्योंकि सीबीआई का भी, अगर सीबीआई का भी देखिएगा तो कितना इन्वेस्टिगेशन झारखंड में चल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। मैं उदाहरण मुझे याद आता है, मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं क्योंकि मैंने बड़े क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया। 2016 में माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली बंगाल में निकली थी, पश्चिम बंगाल में, और केस बिल्कुल ऐसा ही था। ज्वाइनिंग मिल चुकी थी, जांच एक रिटायर्ड जस्टिस ने की, उसके बाद फिर इस जांच को सीबीआई को दिया गया। ममता बनर्जी की सरकार थी, सीबीआई की जांच दी गई, बहुत नानुकुर करने के बाद आखिरकार सीबीआई जांच गई। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट दी, हाई कोर्ट ने नौकरी कर रहे लोगों से नौकरी वापस ली। नौकरी कर रहे लोगों से वापस इसलिए ली क्योंकि हाई कोर्ट ने माना कि, क्योंकि यहां पर सीबीआई ने बकायदा क्लियर किया था कि ये इतने लोगों ने नौकरी गलत तरीके से ली और इतने लोगों ने सही तरीके से। लेकिन हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वो एक माइलस्टोन आदेश है। माइलस्टोन आदेश है कि जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी ली, तो वो अब तक जो पैसा उन्होंने लिया तनख्वाह, वो भी अगर उनके ऊपर एफआईआर भी हुई और नौकरी से उनको बर्खास्त किया जाएगा, और जो दूसरे लोगों से नौकरी से बर्खास्त किए जाएंगे और नई फ्रेश वैकेंसी निकलेगी वो ये लोग भरेंगे। इसके पीछे कोर्ट ने यह कारण बताया कि 50% से ज्यादा सीटें यहां पर गड़बड़ है। तो जब 50% से ज्यादा सीटें गड़बड़ है तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये देख पाना, ये जता पाना कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, ट्रेसेबल नहीं है। तो इसीलिए इस आधार पर कोर्ट ने इस पूरी नियुक्ति को खारिज किया। जो ज्वाइन कर चुके थे उनसे वापस पैसे लिए। एक दूसरा केस है राजस्थान में पुलिस बहाली का। राजस्थान में जो पुलिस बहाली हुई थी वो भी कमोबेश ऐसा ही केस था। इसमें राजस्थान सरकार ने एक एसओजी बनाई, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, और ये मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि भाई 1 गिलास पानी में जब 2 बूंद जहर गिर जाए तो पानी और जहर को अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल यहां पर भी वही मामला। तो इन दोनों मामलों को जब हम क्लोजली देखते हैं तो हम देखते हैं कि अभी भी जेएसएससी सीजीएल जैसे मामलों में बहुत सारा ग्राउंड अभी बाकी, मतलब बहुत सारी चीजें अभी, बहुत कुछ जो है वो राज्य सरकार और सीआईडी की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
तो मतलब अभी क्या इंतजार किया जाना चाहिए इस क्लोजर रिपोर्ट का? ये क्लोजर रिपोर्ट का तो इंतजार ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ भी करते हैं तो ये बोला जाएगा कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन मेरा बाकी है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जैसा आप उदाहरण अभी दे रहे थे कि वेस्ट बंगाल का, राजस्थान का, या प्रेजेंट अगर सिचुएशन में ये देखिएगा तो एज अ कोर्ट, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या एज अ कोर्ट अगर हम बोले तो क्या आपका कि जजमेंट देते समय हमको बहुत पहलू देखना पड़ता है। सिर्फ एक आपको मतलब हम लोग को एज अ कॉमन लेमैन लगता है कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये था। हम तो नेचुरल जस्टिस देखते हैं बस, सिंपल। बट हम लोग एज अ मतलब ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की नजर में क्या है कि हम लोग के पास बहुत सारा पहलू रहता है, बहुत सारा डॉट रहता है कि एक समाज में अच्छा ये जाए कि बैलेंस बना रहे। अब देखिए क्या है कि आपका जजमेंट जो माननीय न्यायालय ने पास किया इस जजमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम को फिल आउट किया है। प्लस आपका एक ऑप्शन हमेशा खुला रखा है कि अगर जो भी आदमी ट्रेसेबल है वो उस आदमी को ट्रेस कीजिए। अब सरकार एजेंसी ही अगर नहीं कर पाएगी तो कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता है, कोर्ट तो डायरेक्शन ही पास कर सकता है ना। कोर्ट थोड़ी आके बोलेगा कि ये काहे नहीं किया। अब आपको अगर दिक्कत है तो आप कोर्ट के सामने जा सकते हैं। तो क्लोजर रिपोर्ट जब आएगा तो ही आप फ्रेश ग्राउंड आपका बनता है, वरना उसके और अगर पहले अगर आपको चाहिए अगर कुछ ऐसा तो मास में आंदोलन कीजिए। वो तो चल ही रहा है। क्लोजर रिपोर्ट से अगर छात्र संतुष्ट ना हुए तो भी उनके पास ऑप्शन है, तब है ना। और अगर ये मास्टर प्लान रहे कि भाई क्लोजर रिपोर्ट को खींचते जाओ 6 महीने बोला है न्यायालय को कुछ पहलू दे दिया जाएगा कि अभी जांच कंडक्ट हो रही है और इसको खींचते जाओ तब तक जब तक छात्रों का गुस्सा शांत ना हो जाए, तो उसमें क्या ऑप्शन? तो आप न्यायालय के समक्ष में जाइए कि बोलिए कि ये इन्वेस्टिगेशन टिल फर्दर लॉन्ग चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं इन्वेस्टिगेशन में, या क्या हुआ आप बताइए, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करवाइए क्या हुआ है, कितना इस इन्वेस्टिगेशन के। जिंदगी भर तो इन्वेस्टिगेशन चल नहीं सकता है। जिंदगी भर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो फिर एजेंसी रहने का फायदे का है। सही बात है। तो ये इनके पास ग्राउंड है। तो कुल मिलाकर के देखिए एक बात तो समझ में ये आई कि राज्य सरकार के पास बहुत शक्तियां निहित हैं। राज्य सरकार इस मामले में फैसला ले सकती है, रद्द करने का फैसला या ना वो तो पता नहीं, लेकिन जो अगर अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों पर एक्शन लेने का फैसला तो राज्य सरकार के पास है। जो नियुक्ति बांटी गई है उन नियुक्तियों में भी एक्शन लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, कोर्ट उनको यह अधिकार देता है। क्लोजर रिपोर्ट सीआईडी क्या देती है, इस क्लोजर रिपोर्ट पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक फ्रेश ग्राउंड टीडीपीएल और जेपीएससी के आधार पर एक ग्राउंड तैयार किया जाए तो पूरे मामले को लेकर के छात्र जो है वो आगे पूछ कर सकते हैं, तो वो सीबीआई जांच की मांग कोर्ट से कर सकते हैं और तमाम चीजें कर सकते हैं। हालांकि फिर मामला वहीं आ जाएगा कि अभी सीआईडी तो इसमें एक्शन ले रही है, गिरफ्तारियां लगभग 22 से 23 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी फिर जेएसएससी सीजीएल वाली स्थिति हो जाएगी। तो कानूनी अड़चन बहुत ज्यादा है। एजेंसी पूरा जो है वो तैयारी के साथ लगी हुई है। बाकी छात्रों को फिलहाल तो इंतजार करना पड़ेगा। अब सब कुछ छात्रों पर और राज्य सरकार पर, क्योंकि राज्य सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां, उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार उन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगी, ये राज्य सरकार को तय करना है। बहुत शुक्रिया अमर्त्य जी का, आपने अपना समय दिया हमें और कानून के तकनीकी पहलुओं पर हमने बात की है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका मार्गदर्शन और आपकी बातें जो है वो हमें ऐसे सुनने को मिलेंगी। तो भारत मित्र में आपके मन में भी अगर कोई सवाल है कानून से जुड़ा हुआ, कानूनन सवाल है, तो वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम फिर से अमर्त्य भाई से जुड़ेंगे और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आजाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जोहार।